हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, 1 मार्च का एनटीपीसी सीवीटी 1 का अपने सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो 1 मार्च की पहली शिफ्ट का एग्जाम करेंगे। 28 दिसंबर से 27 फरवरी तक की जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुआ है कंप्लीट अपने कर लिया है। अगर आपने टेस्ट नहीं लगाए हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाके आप सारे के सारे टेस्ट लगा सकते हैं। इसके अलावा टॉपिक वाइज सीरीज करवा रखी है दोस्तों, चल रही है, और एक करवा भी रखी है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, वो भी आप लगा सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं। इन सभी की प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, चैनल पे विजिट करेंगे एसएस क्लासेस पे, आपको यहाँ पे बहुत सारी प्लेलिस्ट मिलेगी, और जो आपको इम्पोर्टेंट लगे, आपके पढ़ने लायक है, वो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें दोस्तों, क्योंकि उसमें मैं जो क्लास की पीडीएफ होती है, सॉल्यूशन पीडीएफ, ये पीडीएफ मैं उसमें डालता हूँ। आप वहां से सारी चीजें देख सकते हैं, किस प्रकार सॉल्यूशन किया है। बाद में आपको देखना हो तो दोबारा वीडियो ना देखनी पड़े, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं, अपने सवालों को करते हैं। पहला सवाल दोस्तों, यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण का माप 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। दोस्तों, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, इसका मतलब दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है। 45, ये भी 45 होगा क्योंकि 90 डिग्री है। ये कर्ण है या हाइपोटेनस बोलो इसको। ये दे रखी है दोस्तों 8। जब ये दे रखी हो, इसका एरिया पूछे, क्या होता है 1/4 इंटू आप लिख सकते हो कर्ण का स्क्वायर। क्या होता है कर्ण का स्क्वायर? 1/4 इंटू कर्ण कितना है, 8 का स्क्वायर 64। 4 से काट दिया, कितना आ गया 16। तो आंसर आ गया आपका 1 नंबर। बाकी आप इसको 1 √2 से भुजाएं निकाल के 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, यदि a माइनस बी का 40% a प्लस बी के 20% के बराबर है तो b a का कितना प्रतिशत के बराबर है। दोस्तों, पूछा है किसका, b पूछा है तो b ऊपर आएगा। किसका पूछा है, a का, तो a नीचे आएगा, गुणा में 100 आएगा। ठीक है, अब आपको a और b तो निकालो पहले। a माइनस बी का 40%, ये 40% लिख दिया, बराबर है किसके, a प्लस बी के 20% के। यहां से देखो परसेंटेज गया, 20 से कम 20, 20 दूना 40 हो गया। तो यहां से a माइनस बी इंटू कितना है, 2 है, और a प्लस बी इंटू कितना है दोस्तों, 1 है। ठीक है, आप इसको a प्लस बी अपॉन a माइनस बी लिखोगे, आएगा दोस्तों 2/1। ये इसके नीचे ले गया, ये इसके नीचे आ गया। आप इसको इसको गुणा करके भी इसमें a और b का रेशियो निकाल सकते हैं। यहां से अब इसमें युगांतरा अनुपात निकाल के भी दोस्तों लगा लिया करो, ताकि जल्दी हो जाए। इन दोनों को अंश और हर को जोड़ोगे तो पहले वाला आएगा a आएगा, इधर नीचे घटाओगे तो नीचे आएगा, तो b आएगा दूसरे वाला। यहां इन दोनों को ऊपर ऐड किया था तो ऊपर वाले ऐड कर दो, 2 और 1 3। नीचे घटाया है तो नीचे घटा दो, 2 में से 1 गया 1, इनका रेशियो आ गया डायरेक्ट। अब देखो b की वैल्यू 1, a की वैल्यू 3, तो 1/3 इंटू में 100 का मतलब हो गया 100/3%। नेक्स्ट, इसको दोस्तों सोल्व करना है, किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 19 में 171, ये कितना हो गया 310 हो गया, और 32 इंटू 11 करना है दोस्तों। 11 को किसी भी संख्या से गुणा करना हो, 11 से किसी भी संख्या को, तो इसका क्या आएगा, 2 का 2, 2 और 3 5 हो गया। फिर ये लास्ट 3 बच गया, 3 एकम 3 आ जाएगा 3, तो 352 ये हो गया। कितना हो गया, 2 और 1 3, 8 और 5 13, 7 और 1 8, 800 टोटल कितना बन गया 33। डिवाइड बाई 233.25 को डबल करोगे तो 466 पॉइंट, देखो 25 दूनी 50 हो जाएगा, और इसमें से 50 माइनस कर दो तो कितना आ गया 416.5 आ गया। इसका मतलब दोस्तों ये 416.5 है, ये 833 का हाफ है कि नहीं है।
ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो आंसर आ जाएगा आपका 2। नेक्स्ट, ये अच्छा सवाल है दोस्तों, इसके लिए आपके लिए फॉर्मूले लिखे हैं। इन फॉर्मूलों को आप नोट करके बार बार इनकी प्रैक्टिस करना, ताकि एग्जाम में अगर सवाल आए तो आप इनको लगा पाओ। ठीक है ना। तो ये फॉर्मूलों में से दोस्तों ये फॉर्मूला आपका इसके अंदर लगेगा, देखो, क्योंकि इसके अंदर आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये पूछा है, माइनस का 3abc फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, a प्लस बी प्लस सी इंटू में आएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस का सी ए। अब ये वैल्यू दी है, उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूले लगाने होते हैं दोस्तों। इसमें तीनों का योग 17, तो 17 रख दो। यहाँ पे 17 का स्क्वायर 289 हो जाएगा, माइनस का 3 इंटू इसका मान कितना है 94 है, 94 रख दो। ठीक है। यहां देखो माइनस का 3abc, इसका मतलब इस वाले पार्ट को आप आगे ले जाओ, क्या दिक्कत है, प्लस का सी क्यूब, इस वाले पार्ट को इस वाली साइड ले जाओ, तो प्लस का 3 इंटू एबीसी की वैल्यू कितनी है 168। अब इसको सोल्व कर दो, ये कितना बनेगा 3 चौके 12, 27 और 1 28, 282। तो 289 में से 282 के 7 बचेगा, 17 इंटू 7 कितना हो जाएगा 119 हो गया, प्लस इसको करो ये बढ़ जाएगा 504 बन जाएगा, 9 और 4 13, इकाई अंक 3 आ रहा है, इसका मतलब ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले यूज करने के लिए। चलिए नेक्स्ट, दो संख्याओं का एचसीएफ 15, एलसीएम 6090, एक संख्या 435, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। दोस्तों पहला तरीका होता है कि आप एचसीएफ का मल्टीपल देखो कौन सा है, मतलब एचसीएफ का भाग दो। आप बोलोगे सर इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा। अब दोस्तों दो ऑप्शन आ गए तो आपको फॉर्मूला लगा के चेक करना पड़ेगा। अगर एक ऑप्शन होता तो अपने क्या करते, उसको आंसर कर देते। ठीक है। देखो इसमें होता है कि दो संख्याओं गुणा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई। इसको 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 निमे 135, 29 एकम 29, 29 दूना 58, 29 एकम 29 और ये आगे 0। तो सेकंड संख्या कितनी आ गई दोस्तों 210 आ गई, ये बड़ा गलत हो गया। नेक्स्ट, वह सबसे छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से डिवाइड करने पर प्रत्येक मामले में एक रिमाइंडर आना चाहिए। दोस्तों आप इसको ऑप्शन से कर सकते हैं, जैसे मैं इसको 5 से चेक करूं तो 5 का इसमें तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, देखो 0 आ रही है, तो यहाँ तो 0 रिमाइंडर आएगा, आना कितना चाहिए एक रिमाइंडर, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ 5 का भाग करेंगे तो 4 रिमाइंडर आएगा, इसमें अपने छोड़ देंगे क्योंकि 0 एक नहीं आ रहा। इसमें भाग करेंगे एक रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। इसमें भाग करेंगे तो देखो 5 का भाग करते हैं 2 रिमाइंडर आएगा, इसका मतलब ये भी गलत है। अब दूसरा तरीका दोस्तों इसका क्या है, इन चारों पांचों का क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। आप नंबर मानते हो क्या, एलसीएम क्या करते हो एलसीएम, एलसीएम प्लस क्या करते हो रिमाइंडर करते हो। तो ये तरीका आपको बताया हुआ है। वैसे इनका एलसीएम कितना आएगा 12, 9, 8, 6, 5, तो इनका एलसीएम आएगा दोस्तों 360। ठीक है। इंटू के प्लस क्या करोगे रिमाइंडर कितना 1 आएगा। अब ये आपका नंबर बन गया। अब इसने बोला जो ये नंबर आया है ना ये डिवाइड होना चाहिए किससे 13 से कंप्लीट, इसका मतलब नंबर कितना है 360 के प्लस का 1 है, ये 13 से क्या होना चाहिए डिवाइड, मतलब इसमें वैल्यू के की ऐसी पुट करते जाएं कि रिमाइंडर 0 आ जाए 13 का भाग करने पर। आप इसको छोटा कर लिया करें दोस्तों, बताया है 13 का डिवाइड करोगे 13 एकम 13, 10 फिर 100, 13 7 91, 9 के बचेगा, प्लस कितना 13 का डिवाइड करें ये प्लस 1 बचेगा, आपका नंबर बच गया दोस्तों 9k प्लस 1। इसमें आपको चेक करना है कि 13 का भाग कहां पर पूरा पूरा जाएगा। k की वैल्यू 1 है ना, k की वैल्यू 1, 2, 3, 4 आप रखते जाओगे। जब आप इसके अंदर 10 पुट करोगे k की वैल्यू करके देखो,
9 दाई 90 और 1 91 बटे कितना आ गया 13, 13 7 91। देखो रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब k बराबर 10 पर ये संख्या पॉसिबल है जो ये बोल रहा है वो। तो यहां से कितनी बनेगी 3600, 360 इंटू 10 3600 हो जाएगा, और प्लस ये 1 है तो 3601 आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक पिता एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है जबकि पुत्र उसी कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं और पिता कार्य शुरू करता है तो कार्य को कितने दिन का समय लगेगा कार्य पूरा करने में। दोस्तों फादर है, ये सन है, ये 8 दिन में करता है, ये 7 दिन में करता है। टोटल वर्क मानोगे कितना आएगा 56 आएगा। 8 7 56, 7 8 56 हो गया। इसका मतलब ये एक दिन में 7 काम, ये 8 काम। अब बारी बारी से काम करते हैं और फादर ने काम स्टार्ट किया, पहले फादर आएगा पहले दिन, दूसरे दिन सन आएगा, फिर तीसरे दिन फादर, फिर सन, फिर फादर, फिर सन। ये प्रोसेस जब तक काम पूरा नहीं हो जाता तब तक चलता रहेगा। अब आप देखोगे पैटर्न देखो 2-2 का बन रहा है, 2 व्यक्ति है तो 2 का ही बनेगा, 3 होंगे तो 3 का पैटर्न बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पहले दिन 7 काम करेगा, ये 8 करेगा, फिर ये 7, ये 8। इसका मतलब 2 दिन के पैटर्न में कितना काम कर रहे हैं ये मिलके 7 और 8 15 काम। आपको इस 15 को 56 के नजदीक लेके जाना है, तो 15 को आप कितने से गुणा करो कि इसके नजदीक चला जाए। आप बोलोगे सर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो तो 3 को इससे भी कर दो, 6 दिन लगेंगे और कितना काम हो जाएगा 45 काम हो गया। अब कौन आएगा, जो काम स्टार्ट कर रहा है वही आएगा, फादर आएगा। कितना काम कर जाएगा फादर 7 काम कर जाएगा, और दिन टाइम कितना लेगा 1 दिन लेगा। ये 7 काम प्रतिदिन का है, एक दिन में 7 काम, ये भी 8 काम पर डे का है। ठीक है, पर डे का। तो अब 52 काम हो गया, 56 में से 52 हो गया, कितना बच गया 4। अब ये 4 काम करना है, कौन आएगा फादर के बाद सन आएगा वापिस। सन कितना काम करता है एक दिन में, आप बोलो सर 8 काम करता है, एक दिन लेता था, लेकिन काम कितना करवाना है इससे 4 ही काम करवाना है। आप 4 करवाओगे मतलब आधा काम करवा रहे हो, 1/8 इंटू 4 ऐसे कर सकते हो, कितना आएगा 1/2 दिन। आप देखो 6 और 1 7 और आधा 7.5 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट, अनीसा ने एक टीवी इसके आरंभिक विक्रय मूल्य के 4/5 पर खरीदा, इसे आरंभिक विक्रय मूल्य से 4% अधिक मूल्य पर बेच दिया, अनीसा को कितने % का प्रॉफिट हुआ। देखो ध्यान से पढ़ो दोस्तों, आरंभिक विक्रय मूल्य के इसका मतलब 5 है, ये क्या हो गया इसका इनिशियल एसपी हो गया 5 रुपए। इसके 4/5 पर क्या किया था खरीदा था, तो मतलब सीपी कितना हो गया 4 रुपए। ठीक है, ये पहली कंडीशन है कि 4 रुपए में खरीदा, इसने 5 में बेचा, और इसने इसको सीधा नहीं बोला कि 20% लाभ पर बेचा, इसने बोल दिया कि जो बेचा इसने जिस मूल्य पर उसके 4/5 पर खरीदा था। ठीक है, मतलब समझ में आई होगी। अब दोस्तों ये कहते हैं आरंभिक विक्रय मूल्य कौन सा है, ये वाला, यही है आरंभिक विक्रय मूल्य। तो ये आरंभिक क्रय मूल्य है, ये इससे 4% अधिक पर मूल्य पर बेच दिया। तो 5 को इसको या तो 0 लगा लिया करो दोस्तों, ताकि कैलकुलेशन क्या हो जाए आसान हो जाए। तो 500 का 4% अधिक का मतलब कितने में बेचा होगा 104% पर। इसको मल्टीप्लाई करो, 5 ये हो गया 20 और 520 रुपए में बेचा, और कितने में खरीदा था 400 में खरीदा था, सेम ही। ये दूसरी कंडीशन है, इसका मतलब 120 का लाभ हुआ है कितने पर 400 पर, गुणा में 100% करोगे, 0 से 0 4 से काटा 30, तो आपका आंसर आ गया 30% प्रॉफिट। नेक्स्ट, एक आदमी 3 अलग अलग योजनाओं में साधारण ब्याज की 10%, 12%, 15% की दर पर क्रमशः 6 साल, 10 साल और 12 वर्ष के लिए धनराशियों का निवेश किया। प्रत्येक योजना की परिपक्वता पर उसे समान ब्याज प्राप्त होता है, तो निवेशित धनराशियों का अनुपात ज्ञात करें। दोस्तों 3 योजनाएं, एक में ए रुपए लगाए, एक में बी रुपए, एक में सी रुपए। ठीक है, आपने पहली योजना में तीनों से सिंपल इंटरेस्ट बराबर मिलने का मतलब, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है R इंटू टी परसेंटेज होता है। ठीक है, ये तीनों के बराबर करने हैं अपने को, SI1, SI2, SI3,
ये तीनों बराबर करने, कैसे करेंगे? आप बोलोगे सर प्रिंसिपल ए रुपये है, ए का RT% 10% एक साल का, तो 6 साल का 60% ब्याज हो गया, ठीक है। बराबर बी का 12% की दर से 10 साल का इतना हो गया 120% ब्याज हो गया, और ये 15% और कितना 12 साल, तो 15 12 180 हो गया, इसका मतलब 180% ब्याज हो गया। तीनों क्या है? सिंपल इंटरेस्ट, और क्या करने हैं? बराबर करने हैं। काट दो इसको, एक बार गया, दो बार गया, तीन बार गया, इसका मतलब a बराबर 2b बराबर 3c आ गया। यहां से a b और c का रेशियो निकालना है, वो आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई में एक है, 1 2 और 3 का एलसीएम ले लो, या फिर क्या करो, a की वैल्यू निकालनी है तो a के गुणांक को छोड़ दो, b और c के गुणांक 3 दूनी 6 यहाँ लिख दो। b का निकालना है तो b वाले को छोड़ दो, c और a का बच गया, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 3 एकम 3। c का निकालना है तो इस वाले को छोड़ दो, 2 और 1 को मल्टीप्लाई करो, 2 एकम 2, आपका आंसर आ जाएगा 2 नंबर। नेक्स्ट, एक आदमी और एक लड़का एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 6 दिन में, अंतिम 6 दिन में आदमी अकेला कार्य करता है तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो सकता है। लड़का अकेले कार्य करते हुए इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? दोस्तों, आपको मेन और जो चाइल्ड है उसकी एफिशिएंसी निकालनी है। आप इसको थोड़ा सा ना, आप इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। पहला तरीका देखो दोस्तों, पहले मेन और चाइल्ड काम कर रहे हैं पूरे काम में, ठीक है। अगर यहां पर मेन अकेला काम करता, ये दो पार्ट बना रहा हूं मैं, पहली कंडीशन में 24 दिन में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? बताओ, ये पूरा काम था यहां से यहां तक, दोनों 24 दिन में दोनों लगे हुए पूरे, यहां से यहां तक लास्ट तक। लेकिन अंतिम 6 दिन आदमी अकेला काम करे, इसका मतलब मैं यहां पर इसको बोल दिया 6 दिन। 6 डे में कौन काम कर रहा है? मेन काम कर रहा है 6 डे। अब बताओ, अब काम कितने दिन में हुआ? 26 दिन में। इसका मतलब यहां से यहां तक ये टोटल कितने दिन बने हैं लास्ट तक? 26 डेज। बताओ ये कितने दिन बच गए? आप बोलोगे सर 20 दिन बच गए। 20 और 6 26 हो गए। अगर 24 दिन का काम होता यहां से यहां तक, तो 20 दिन तो ये यहाँ पर मेन और चाइल्ड दोनों क्या थे? साथ ही थे। अगर 20 दिन यहाँ शुरू वाले की बात करें यहां तक, तो इसमें भी 20 दिन साथ थे, इसमें भी ये 4 दिन अकेला काम करता कि नहीं करता? बोलो। और यहां पर ये 20 दिन और यहां पर ये अकेला 6 दिन में काम करेगा। बोलो, इसका मतलब है जो इसने ये 4 दिन में अकेला काम नहीं किया, इसमें भी क्या था? मेन प्लस चाइल्ड था। बोलो, पहले वाली कंडीशन में मेन और चाइल्ड पूरे काम में एक साथ लगे हुए थे शुरू से लेके लास्ट तक, तो मेन प्लस चाइल्ड का 4 दिन का काम था, वो अगले वाली कंडीशन में मेन के 6 दिन के काम के इक्वल होगा। देखो, मेन प्लस चाइल्ड का 4 दिन का काम बराबर होगा इसके 6 दिन के काम के, मेन के, ठीक है। अगर दोस्तों ये बात समझ में आ गई तो अच्छी बात है, यहां से मेन और इसका चाइल्ड का रेशियो निकल जाएगा। नहीं तो आप ये करो, मेन प्लस चाइल्ड टोटल काम करते हैं 24 डेज में, बराबर होगा किसके? देखो, 6 दिन काम अकेले आदमी ने किया, तो 26 में से कितने बच गए? 6 घटा दो तो 20 दिन। तो 20 दिन किसने किया? मेन प्लस चाइल्ड ने किया। लास्ट के 6 दिन मेन ने किया, ये भी जोड़ दो, तो ये भी टोटल काम हो गया, ये भी टोटल हो गया। अब यहां से मल्टीप्लाई कर लो, 24m हो गया, प्लस का 24c हो गया, बराबर में 20m हो गया, प्लस का 20c हो गया, प्लस का 6m हो गया। अब इसमें ऐड करो, मेन को ऐड करो, चाइल्ड को करो, तो ये 24, 20 मेन और 6 मेन 26 मेन। ये इधर 24 है तो इसको इधर ले जाओ, यहाँ पे बचेंगे 2 मेन। ये 20 चाइल्ड है, इधर 24 है तो ये बचेंगे 4 चाइल्ड। तो यहां से काटोगे 2, तो मेन और चाइल्ड का रेशियो कितना आ गया दोस्तों? आप बोलोगे सर 2 रेशियो आ गया 1। यहां से टोटल वर्क निकाल लो इनकी वैल्यू पुट करके, कितना आएगा? 2 और 1 3, 2 प्लस 1 3, 24 दिया, 72 आ गया टोटल वर्क। किससे करवाना है ये काम? अकेला लड़का मतलब चाइल्ड। इसकी एफिशिएंसी कितनी है? ये 1।
72/1 का मतलब 72 दिन में ये काम कंप्लीट कर देगा। ठीक है, चलिए। एक वस्तु को दो व्यक्तियों द्वारा क्रमागत तौर पर बेचे जाने पर प्राप्त कुल लाभ मूल मूल्य के 38% के बराबर होता है। यदि पहले व्यक्ति को इसे बेचने पर 15% का लाभ प्राप्त होता है तो दूसरे व्यक्ति को बेचने पर प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। दोस्तों क्रमागत बेचा इसने, क्रमागत तौर पर, इसका मतलब आप इसमें सक्सेसिव लगा दो। पहले मान लो x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन दे दिया 100, इस पूरे का परसेंटेज वैल्यू इफेक्टिव रेट दे दिया कि मूल मूल्य के 38% के ओवरऑल लाभ हो रहा है इसको कंप्लीट 38%। ठीक है, तो पहला कितना आपने बोला कि 15% है, प्लस इसको परसेंट मत लगाओ, पूरे के साथ ही लगा देना, 15 प्लस दूसरा y प्लस 15 इंटू वाई अपॉन कितना आ गया 100 आ गया, बराबर ओवरऑल कितना हो रहा है 38%। इस पूरे के साथ परसेंटेज लगेगा, इधर परसेंटेज कट जाएगा, सीधा सोल्व कर लो इसको, ये इधर जाएगा 15, ये कितना हो गया 5 दिया 15, 5 से काटा 20, अब ये बन गया y प्लस 3y/20 हो गया और बराबर कितना 23 बच गया। तो इसको सोल्व करो, 20 और 3 23, y अपॉन कितना हो गया 20, बराबर कितना 23 है, 23 से 23 कट गया, y की वैल्यू आ गई दोस्तों कितनी 20, इसका मतलब 20% दूसरे व्यक्ति ने लाभ पर बेचा। दूसरा तरीका दोस्तों इसका लगा सकते हो आप रेशियो मेथड। कैसे? एक को इसने 15% लाभ पर बेचा, मतलब 15 का मतलब 3/20, तो इसमें क्या किया इसने 20 की चीज को 23 में बेचा। दूसरे ने ए से बी रुपए में बेचा, आपको नहीं पता कितने में बेचा। ओवरऑल इसको क्या हुआ, आप बोलोगे सर ओवरऑल इसको 38% का प्रॉफिट हुआ, तो 100 की चीज कितने में बेची इसने 138 में। तो यहां से आप रेशियो बना लोगे 20A, इनका मल्टीप्लाई करना है, बटे में 23B हो गया, बराबर क्या होगा दोस्तों 100/138 होगा। ठीक है, यहां से काटो, 20 से काटा 5 बार, 23 से काटा 23 छिका 138, इसका मतलब ए से बी का रेशियो आ गया दोस्तों 5 से कितना आ गया 6 आ गया। देखो ए से बी का रेशियो आपने 5 से 6 निकाल लिया, एक का लाभ 5 पर 1/5 कितना होता है 20%। नेक्स्ट, 0 से 52 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। देखो 0 से 52 तक दोस्तों क्या होगा, पहली विषम संख्या 1, फिर 3, 5, 7 डैश डैश करके लास्ट कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 51 आएगी। 52 तो क्या है सम संख्या है। तो विषम संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों n² होता है। लेकिन आप बोलोगे सर अब बताओ, ये तो आपने बता दिया n² होता है, लेकिन n कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों जो भी विषम सम संख्या होती है वो 2n के फॉर्म की होती है, लेकिन विषम संख्या 1 से स्टार्ट हो रही है 2n-1 होती है, इसका मतलब ये लास्ट पद है 2n-1 के बराबर है। ओके, तो 2n बराबर कितना हो गया 51 और 1 52 हो गया। तो n की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 26 आ गई। अब n 26 आ गई तो 26 का स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा 676। बाकी आप इसको a बराबर 1 हो गया, सार्वंतर कितना हो गया 2 हो गया। देखो ठीक है, यहां से भी आप इसको योग निकाल सकते हो। दूसरा तरीका जो पदों की संख्या निकालने का है वो क्या है, पहली और लास्ट का अंतर कितना 51 माइनस 1, डिवाइड किससे करना है कॉमन डिफरेंस 2 से, और प्लस करना है 1, तो ये n की वैल्यू आएगी 25, 25 और 1 कितना आ गया 26। ये शॉर्टकट तरीका है इसका निकालने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इनको दोस्तों सोल्व करना है। ये कोट 19 है ना, इसको आप किसमें 10 में चेंज कर सकते हो क्या, आप बोलोगे सर कोट a बराबर होता है किसके 10b के। कब, जब a और b का योग कितना हो 90 डिग्री हो। अब देखो इसको आप चेंज कर दोगे, किसमें चेंज करोगे, ये कोट कितना है 19 डिग्री है, तो ये कितने के बराबर होगा, आप बोलोगे सर 10, 19, 90 में से 19 घटा दो कितना बचेगा 71 डिग्री। इन दोनों का देखो 19 और 71 90, तो ये बराबर होंगे, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं tan 71। अब इस tan 71 को यहां गुणा करेंगे पहले वाले में, फिर दूसरे वाले में गुणा करेंगे। इस वाले में गुणा करो tan 71 डिग्री, इंटू में कितना है कोट 71 डिग्री, इंटू में कोस स्क्वायर 21 डिग्री, प्लस यहाँ क्या आएगा tan 71 डिग्री,
और नीचे क्या है 1071 डिग्री, इंटू में क्या है सेक स्क्वायर 69 डिग्री। अब आपने देखा कि 10 और कोट उल्टे होते हैं, ये कट जाएंगे, सेम डिग्री है कि tan थीटा इंटू कोट थीटा हो तो ये कितने के बराबर होता है, ये तो कट जाएगा, एक आएगा मान। यहां बच गया कोस स्क्वायर 21 डिग्री प्लस 10 से 10 कट गया, बचा सेक स्क्वायर। अब सेक स्क्वायर को चेंज करोगे तो ये बनेगा कोस स्क्वायर 69 डिग्री, ऊपर जाके 1/कोस होता है ना ये। अब दोस्तों आपने पढ़ा होगा कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी बराबर होता है 1, कब, जब ए प्लस बी बराबर कितना हो 90 डिग्री। या आप इसको चेंज कर सकते हो, कोस स्क्वायर इसको आप चेंज कर दोगे, कोस को पहले वाले को चेंज कर दो, कितना दोस्तों, इसको साइन में चेंज कर दो, साइन स्क्वायर 69 डिग्री बनेगा प्लस कोस स्क्वायर 69 डिग्री है। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और वैसे भी आपको ध्यान रखना है कोस स्क्वायर ए प्लस ये लगा दिया, देखो इसके अलावा एक और फॉर्मूला बनता है क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर होता है दोस्तों किसके, 1 के। कोस स्क्वायर प्लस ए प्लस कोस स्क्वायर बी बराबर होता है दोस्तों 1 के, कब, जब ए प्लस बी 90 डिग्री होना चाहिए दोनों कंडीशन में, तब ये होता है। नेक्स्ट, दो संख्याओं का अनुपात 9-11 है, इनमें से प्रत्येक में से 4 घटाया जाता है, इनका अनुपात 7-9 हो जाता है, दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। दोस्तों दो संख्याओं का अनुपात 9:11 था, आपने इनमें से 4 घटाया है प्रत्येक संख्या में, तो अनुपात हो गया 7:9। देखो इधर से भी आपने 4 घटाया, यहां से भी आपने 4 घटाया, इसका मतलब इनका जो रेशियो में से भी तो सेम होना चाहिए। यहाँ देखो 9 से 7 हो रहा है, 2 कमी हो रही है, या 11 से 9 हो रहा है, 2 कमी हो रही है, ठीक है, रेशियो में भी बराबर हो रहा है, मतलब 2 की वैल्यू किसके बराबर है, 4 के बराबर, 1 की वैल्यू 2 के बराबर, 11 और 9 20। तो आपको योग पूछा था, तो टोटल कितना हो गया 20, तो 20 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 40 की। आंसर हो गया 2 नंबर। नेक्स्ट, विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है, उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई, उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। दोस्तों इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग तीन ही कंडीशन बनती है। 100 रुपए आपकी इनकम है, सैलरी है, आपने 80% खर्च कर दिया, 100 का 80%, बचा कितना, 100 का 20% बचा 20 रुपए। अब कहते हैं वेतन में 25 की वृद्धि हुई, 125 हो जाएगा, कर दिया 125। अब उसके अब आप या तो आप इसमें पूरी ये निकाल लो, या आप इसमें ओनली इंक्रीज निकाल लो, वृद्धि कितनी, 100 का 25 रुपए की वृद्धि हुई, ठीक है, और व्यय में 15% की वृद्धि, 80 का 15% निकालो आप, कितना आएगा, 0 से 0, 15 8 120, ये 12 रुपए वृद्धि आ गई, ठीक है। 25 रुपए बढ़े, उसमें से 12 रुपए खर्च कर दिए, कितने बचे, 13 रुपए आपने सेव कर लिए, ठीक है, कितने से, 20 से, तो 13 रुपए सेव किए, 20 पर गुणा में कितने आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 20 से काटा 5, 13 5 65, ये आंसर आ गया। नहीं तो आप इसका 125 निकालते, इसको आप 80 का 115 निकालते, तो कितना आता दोस्तों, 92 आता। 80 का 115% निकालते आप, 23/20, तो ये हो गया 4/5, 5 से कटा 23, 23 चौके 92। 125 रुपए इनकम में से 92 रुपए खर्च कर दिए, तो 25 और 8 33 रुपए आपने बचा लिए। पहले 20 रुपए बचाते थे, अब 33 बचा रहे हो, कितने रुपए एक्स्ट्रा हो गए, 13 रुपए की वृद्धि होगी बचत में, किससे, 20 से, सेम आ गया देखो, ठीक है। नेक्स्ट, समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई इसके संगत आधार से 2 गुनी है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 288 मीटर स्क्वायर है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। दोस्तों समांतर चतुर्भुज होता है, ये इसकी ऊंचाई है, ठीक है, लंब बनेगा, इसके आधार से 2 गुनी है, आधार अगर 1 है, इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, इसका मतलब ये x है तो ये 2x हो जाएगी। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई होता है, एरिया, कितना एरिया, 288 है, और आधार कितना है, x, ऊंचाई 2x, इनका मल्टीप्लाई करोगे, 2x स्क्वायर बराबर हो गया 288, x स्क्वायर बराबर आ गया 144,
x की वैल्यू आ गई 12, ऊंचाई कितनी है 2x, तो 12 दूना 24 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक त्रिभुज के 3 कोण दे रखे हैं दोस्तों ABC, समांतर श्रेणी में है, MBC पर इस प्रकार स्थित है, एक बिंदु है कि AM BC पर लंब है, BM AB का अनुपात बताना है। दोस्तों कोई ट्राइंगल है आपके पास दिया है इस प्रकार, ठीक है, A B और C, आपको कहता है कि MBC पर लंब है, इसका मतलब ये BC इस पर लंब है, कौन सा M, तो ये AM हो गया। आपको AM अपॉन क्या पूछे, AB पूछे, इसका और इसका रेशियो पूछे, ठीक है। अब दोस्तों एक बात देखो, समांतर श्रेणी में जब भी अपने चीजें मानते हैं, आपने देखा कि 3 चीजें, देखो 3 पद है, आप ये मानते थे A माइनस डी, बीच वाला A और ये A प्लस डी हो जाएगा, 5 होंगे तो A माइनस, यहां से स्टार्ट करो A, फिर क्या होगा A प्लस डी, और ये A माइनस डी हो जाएगा, फिर ये A प्लस A माइनस 2D हो जाएगा, इधर A प्लस 2D हो जाएगा। इसका फायदा बड़ा होता है ये प्लस और माइनस में मानने से, कि कैलकुलेशन कम हो जाती है आपकी, ठीक है ना। तो अब दोस्तों क्या होगा, अगर आपने एक कोण इस प्रकार, इनको इसी प्रकार समांतर श्रेणी में 3 कोण मानने हैं, कोण है दोस्तों ABC समांतर श्रेणी में, एक को आप दोस्तों 60 डिग्री मान लो, एक को 60 माइनस थीटा मान लो, तो ये क्या हो जाएगा 60 प्लस थीटा हो जाएगा। बोलो क्या बात समझ में आई क्या, आप बोलो सर ठीक है, समझ में आ गई हमें, ठीक है ना। एक को 60 माना, एक 60 माइनस थीटा, एक 60 प्लस थीटा हो गया। अब बताओ, आपने ए को, कोण ए है पहले वाले को, देखो A B और ये C हो गया, B को 60 डिग्री माना आपने, ये रहा, बाकी को भूल जाओ एक बार, ये 60 डिग्री माना B को, तो ये 90 है तो ये कितना होगा 30 होगा, ये 90 है तो ये कितना होगा 30 होगा। अब आपको क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ दोस्तों, 30 के सामने की भुजा 1 है, 30 के सामने की भुजा 1, तो 60 के सामने की भुजा कितनी होती है दोस्तों, √3 होती है, और ये कितनी होती है कर्ण, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का डबल होती है, तो ये कितनी हो जाएगी, 1 का डबल है 2 हो जाएगी। बोलो, आपने अगर हाइट एंड डिस्टेंस की क्लास लगाई है तो मैंने अच्छे से उसमें आपको ये चीजें करवाई है, ठीक है, कोण से, और ये इतना जल्दी हो जाता है कि आप बेसिक से करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो इसमें दोस्तों AM कितना है, AM ये रहा, सॉरी AM का पूछा है, किसका पूछा है, BM, इस ये नहीं पूछा आपको, पूछा है BM ओपन AB पूछा है, तो BM की कितनी वैल्यू है 1 और AB की कितनी है 2, तो 1:2 मतलब 1/2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, किसी संख्या में 7 जोड़ने पर प्राप्त योग को 5 से गुणा किया जाता है, इस प्रकार प्राप्त गुणनफल को 9 से विभाजित किया जाता है, इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर 12 प्राप्त होती है, तो मूल संख्या बताओ। दोस्तों आप इसको पीछे से भी कर सकते हो, ठीक है, बाकी आप इसको बेसिक से भी बना सकते हो। किसी संख्या x है, ठीक है, इसमें 7 जोड़ दिया, ठीक है जोड़ दो, योग को, ये योग आ गया, 5 से गुणा कर दो, 5 से गुणा कर दिया, इस प्राप्त गुणनफल को 9 से भाग करना है, 9 से भाग कर दो, इस प्रकार प्राप्त भागफल, ये भागफल हो गया, इसमें से आपने 3 घटा दिया, कितना प्राप्त होगा 12 प्राप्त हुआ। बोलो, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे करते जाओ। अब इसको, ये 3 इधर जाएगा पहले, तो ये कितना बचेगा x प्लस का 7 इंटू में बन गया 5 बराबर में हो गया 15, और ये 9 है भाग में, ये अब गुणा में चल जाएगा, 5 से काटोगे 3 बार, 9 तिया 27, x प्लस 27 बराबर कितने, 7 बराबर हो गया 27, तो x की वैल्यू आ गई दोस्तों 20, आपका आंसर हो गया 20। बाकी आप इसको पीछे से बना सकते हैं, इसको बेसिक से बना सकते हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2270, 3739, 6677 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेषफल बचे। दोस्तों बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब आपको निकालना क्या है, HCF। क्या निकालना है, HCF। HCF निकालने का तरीका होता है, लगातार संख्याएं जो नजदीक हो उनका अंतर कर लो। इनका अंतर किया 9 में से 13 में से 7 गया 6, और 6 में से 2 गया 4, ये बच गया 1। आपने देखा या तो इनका अंतर ये आंसर होगा या इसका कोई फैक्टर होगा,
जैसे मान लो आपने अंतर किया 12 अंतर आ गया डिफरेंस, या तो 12 होगा या 12 का फैक्टर आधा करोगे 6, 3 है ना, ये 4, 1 ये होंगे। अब देखो यहाँ पे 1469 दिया हुआ है, बड़ी से बड़ी संख्या, क्योंकि ये इनके मल्टीपल नहीं है, फैक्टर नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता, तो ये आंसर हो जाएगा। बाकी आप इसका भी निकाल सकते हो, वैसे भी इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक खंबे को 3 भागों में डिवाइड किया गया, जिसका पहला भाग उस पूरे खंबे के 1/4 के बराबर है, दूसरा भाग पहले भाग के 4/8 के बराबर है, तीसरा भाग 10 सेंटीमीटर है, तो खंबे की लंबाई ज्ञात करें। दोस्तों अब देखो 1/4 भाग और ये 4/8 का मतलब 1/2 हो गया। बोलो, इसका मतलब नीचे वाला 4 और 2 का मल्टीपल आप क्या मान लो, खंबे की लंबाई मान लो। टोटल कितनी खंबे की लंबाई होगी 8। इसमें से इसने बोला था पहला भाग, पहले वाला भाग फर्स्ट, पूरे खंबे का 1/4, तो 8 का 1/4 करो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, दूसरे वाला पार्ट कितना है, अब दूसरा भाग पहले भाग का, पहला कितना है 2, 2 का 1/2 है, इसको काटोगे कितना आ गया, 1 आ गया। बच गया कौन सा, रिमेनिंग वाला तीसरा खंबा। तीसरा कितना बचा, 8 में से 2 और 1 3 घटाया 5 बचा। इस 5 की वैल्यू दे रखी है आपको 10, कितना गुना है, 2 गुना। पूरे खंबे की लंबाई को भी 2 गुना कर दो, 16 आ जाएगा, यही तो पूछे आपको, आंसर हो गया 16। नेक्स्ट, 11 प्राकृत संख्याओं में से यादृच्छिक रूप से 2 पूर्णांकों का चयन किया जाता है। यदि दोनों पूर्णांकों का योग सम है तो दोनों पूर्णांकों के विषम होने की प्रायिकता ज्ञात करें। ये दोस्तों अच्छा सवाल है। देखो 11 प्राकृत संख्या का मतलब हुआ दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। अब देखो इसमें से 2 संख्याएं चुननी है। अगर आपको बोला जाता कि 2 संख्याएं चुननी है तो आप क्या करते, आप इसमें से चुन लेते 11C2 चुन लेते। ये है कॉम्बिनेशन दोस्तों, कॉम्बिनेशन फॉर्मूला होता है NCR, मतलब N टोटल है, उसमें से R आपको सिलेक्ट या चुनने की वो है, चुन सकते हो, R चीजें चुननी है ना, सिलेक्ट करनी है। इसको सोल्व करने का तरीका होता है फैक्टोरियल N बटे में फैक्टोरियल N माइनस R। दोस्तों क्या आएगा, फैक्टोरियल N माइनस R का फैक्टोरियल, और आएगा दोस्तों मल्टीप्लाई में R फैक्टोरियल, ये गुणा में। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं तो दोस्तों सीधा तरीका याद रखना है, ये फॉर्मूला याद करना है तो कर लेना। 11 इसको 2 बार खोलो, 11 इंटू 10 तक, और नीचे 2 है इसको भी खोल दो, 2 इंटू 1 तक बस। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आ गया, 55 आ गया, 5 से काट दिया, 11 5 55। अब दोस्तों आपको क्या चीज पूछी है कि 11 संख्याओं में से आपको 2 संख्याएं चुननी है, दोनों का योग क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, और दोनों पूर्णांक क्या होने चाहिए, विषम होने की प्रायिकता आपको पूछी है। तो बताओ इसमें से आप इवन नंबर बनेगा एक तो सम संख्या, और एक बनेगा दोस्तों ओड नंबर। कौन कौन से बनेंगे, आप बोलोगे सर 2 बनेगा, 4 बनेगा, 6 बनेगा, 8 बनेगा, 10 बनेगा, और यहाँ पर 1 3 5 7 9 11 ये क्या बनेंगे, ओड बनेंगे। अब आपने देखा अगर सम और इवन प्लस इवन करते हैं तो भी क्या आएगा, आंसर इवन आएगा। अगर मैं ओड प्लस ओड करूं तो भी आंसर क्या आता है, इवन आता है। इसने पूछा भी यही है कि दोनों पूर्णांकों का योग क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, इवन आना चाहिए, और दोनों पूर्णांक क्या होने चाहिए, ओड होने चाहिए, विषम होने चाहिए। बात समझ में आ गई क्या। तो टोटल बताओ 2 कंडीशन बनती है, एक इवन की एक ओड की। अगर इसमें से आप 1 2 3 4 5 है आपके पास, 5 में से आपको 2 अंक चुनोगे तो दोनों से आपके पास सम संख्या आएगी, इनको योग करोगे तो कोई भी 2 संख्याओं को, है ना। तो 5 में से आपको 2 चुननी है, दोनों का योग करोगे तो सम संख्या होगी। तो इतने तरीके से चुन सकते हो आप। इसको सोल्व करोगे, इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5 6, अगर कोई भी 2 संख्याएं आप लोगे इसमें से, उन दोनों को ऐड करोगे तो वो सम संख्या बनेगी। कितनी है ये, 6। 6 में से 2 संख्याएं आप चुनोगे तो वो कहेगा क्या बनेगी, सम संख्या। और इस वाले पार्ट में क्या बन रही है, 5 में से 2, क्योंकि टोटल 5 है। इसको सोल्व करोगे कितना आएगा, 5 इंटू 4, नीचे 2 है तो 2 बार खोलना है, 5 4 2 ही बार,
और इसको 2 इंटू 1 तक, इसको 6 इंटू 5 2 बार खोल दिया, 2 इंटू 1 खोल दो, यहां से बन गया 5 दूनी 10, और यहां से कितना बनेगा, सॉरी 5 से 3 3 5 15। टोटल आपके पास कितनी कंडीशन बन गई दोस्तों, सम संख्या आने की। अब जब भी प्रायिकता निकालते हैं उसका मतलब होता है प्रायिकता इंसिडेंट या जो भी अपने लिखते हैं, इसमें आता है कि टोटल कितने इंसिडेंट हो रहे हैं, टोटल। ऊपर लिखते हैं फेवरेबल कितने केस है, फेवरेबल कंडीशंस कितनी है। आप बोलोगे सर टोटल ये बन सकता है सम संख्या आने की 10 तरीके यहां से बन सकते हैं, 15 तरीके यहां से बन सकते हैं, टोटल कितने बनेंगे 25। इसमें से अगर आपको सम संख्या वाला पूछा होता तो मैं ये रख देता 10, लेकिन पूछा कौन सा है, विषम संख्या होनी चाहिए दोनों, तो विषम संख्या वाला कौन सा है, दोनों 15। इसको काटो, 5 से काटा 3 बार, 5 से काटा 5 बार, तो आपका आंसर आ गया 3/5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यदि इसको सोल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है दोस्तों, 5 + 2√3 बटे में 2 - √3। अब इस प्रकार का सवाल हो तो आपको पता है दोस्तों क्या करना होता है, ऊपर नीचे इसके विपरीत चिन्ह का गुणा करना है, किसके, जो नीचे है चीज इसके। कर दिया, आप बोलो सर कर दिया, कर तो नहीं दिया, करोगे तब पता चल जाएगा। अब इसको सोल्व करोगे तो नीचे वाले में देखो 2a + b और a - b बनेगा, a स्क्वायर - b स्क्वायर बनेगा, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4 - 3 नीचे तो 1 ही आना है, कोई फर्क नहीं, छोड़ दो इसको। ठीक है, अब ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करो, 5 का किया 2 से 10 आ गया, प्लस 5 का √3 से किया 5 √3 आ गया, फिर दोनों से हो गया। अब इसका करो, 2√3 का 2 से तो प्लस आएगा 4√3 आएगा, फिर इसका इससे करो तो प्लस कितना आएगा 2 और √3 इंटू √3, ध्यान से देख लेना, 2√3 को √3 से करना है, 2 इससे बन गया 3, 3 दूनी 6 आ गया। अब इनको ऐड करो, 6 और 10 16 हो गया, और ये 4 और 5 9√3 हो गया, किसके बराबर है, x + y √3 के। यहां से कंपैरिजन करो, √3 के साथ देखो y है, यहाँ √3 के साथ 9 है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9। ये अकेला बैठा है, सिंगल पसली, तो इसका आंसर हो गया दोस्तों 16, तो 16 और 9 इसके आंसर हो गए आपके। नेक्स्ट, साधारण ब्याज पर निवेशित एक धनराशि 3 वर्ष में बढ़कर 1512 और 4.5 वर्ष में बढ़कर 1668 रुपए हो जाती है, धनराशि का ब्याज दर निकालना है। दोस्तों कोई भी धन है p रुपए, ये कितने साल में हो रहा है, 3 साल में बढ़कर हो रहा है दोस्तों, कितना 1512 रुपए, और यहां से 4.5 साल में हो रहा है दोस्तों, कितना 4.5 साल में 1668 रुपए हो रहा है। अब देखो यहां से यहां तक 3 साल, यहां से यहां तक कितना बचा, फिर आप बोलो सर 1.5 साल बचा। क्या बात समझ में आई क्या, इतने साल में इसको कितना ब्याज मिल रहा है, 8 में से 2 गया 6, 6 में से 1 गया 5, 6 में से 5 गया 1, बोलो 156 रुपए ब्याज मिल रहा है, कितने साल में, 1.5 साल में। 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, आप देखो इसका डिवाइड कर दो, ये 0 ऊपर चला जाएगा, ये पॉइंट हट गया, 15 एकम 15 और 0 15 चौके 60, इसका मतलब 1 साल में 104 रुपए ब्याज मिल रहा है, 104 रुपए। तो 3 साल में कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक आप बोलो सर 312 रुपये हो जाएगा, 1 साल में 104, तो 3 साल में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 4, 312, 312 इसमें से माइनस कर दो तो आपका आंसर कितना आएगा 1200, तो ये 1200 रुपये आपका क्या आ गया, प्रिंसिपल। अब 1 साल का ब्याज कितना निकाला, 104 रुपये, प्रिंसिपल कितना है 1200 पर मिला, गुणा में 100%, 0 से 0, 4 से काटा 26, 4 से काटा 3, तो 26/3% आपकी क्या आ गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। नेक्स्ट, द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर बाय 2, मतलब ये बोल रहा है इसका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है इनमें डिफरेंस दे रखा है 2 का, डिनोमिनेटर से 2 कम है, यहां देखो 2 कम, यहाँ 4 कम, यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का है, ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर तो 4 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ भी 4 का डिफरेंस है, ये भी नहीं होगा, इसका मतलब इन दोनों में से आंसर होगा। इफ वी सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम द न्यूमरेटर, इसका मतलब आप इन ऑप्शन में वैल्यू पुट करके देख लो, जैसे पहला ऑप्शन 5/7 है
और ये 1/3 है। इसमें से आपने 2 माइनस किया और ऐड टू द डिनोमिनेटर, इसमें 2 ऐड कर दिया, ये आ गया 3/9। इसको सोल्व किया तो आंसर आया 1/3। ये भी बोल रहा है कि 1/3 आना चाहिए, तो ये आ रहा है, इसका मतलब ये आंसर हो गया अपना, ये गलत हो गया। नेक्स्ट, एक त्रिभुज जिसका कोण सी समकोण है, कोण ए बराबर कोण बी, इसका मान पूछा है। दोस्तों अच्छा सवाल है, बिल्कुल है सिंपल। कोण सी क्या है? समकोण है। ये कोण ए और कोण बी क्या है? ये कोण ए मान लो, ये बी है और ये सी, ये बराबर है दोनों, इसका मतलब ये थीटा, ये भी थीटा। इसका मतलब कोण ए की वैल्यू भी थीटा, कोण बी की वैल्यू भी थीटा। इसका मतलब दोस्तों साइन ए की जगह थीटा और साइन बी की जगह भी कितना? थीटा, प्लस यहाँ कोस ए की जगह थीटा और कोस बी की जगह भी थीटा। देखो ए और बी बराबर है किसके? थीटा के। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। नेक्स्ट, 2018 में सभी दुकानों की औसत बिक्री 1000 में कितनी है दोस्तों? 2018 ये रहा ऑरेंज वाला, 90, 9, 8, 17, 17 और 8 25, 25 और 7 32, 32 और 7 39, 390 हो गया। 5 और 5 10, 10 इसमें ऐड कर दो, कितना हो गया? 400। 5 साल है, 5 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो गया? ये वाला। नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी 40 की चाल से चलना शुरू करती है, इसकी चाल हर 1 घंटे में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि होती है। इस रेलगाड़ी को 470 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ठीक है। देखो, अगर हर घंटे वृद्धि हो रही है, आपको लास्ट में नहीं पता कि कितनी दूरी पूरे घंटे में आएगी, या लास्ट में देखो आधा घंटा भी आया है, पूरा भी आया है। तो पहले घंटे मान लो आपकी स्पीड थी 40, फिर आपने 20 की वृद्धि कर दी, 60 होगी। पहले घंटे में 40 की स्पीड है, इसका मतलब 1 घंटे में आपने डिस्टेंस कवर कर रहे हो, ये 1 घंटे में 40 किलोमीटर होगी। दूसरे घंटे में 20 की वृद्धि करी तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर होगी। तीसरे घंटे में 80 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में 80 किलोमीटर होगी दूरी। साथ साथ में दूरी निकल रही है दोस्तों। 40 की स्पीड थी आपकी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा, 1 ही घंटे का टाइम है ना डिफरेंस। देखो प्रत्येक घंटे का बात बोल रही है। 1 घंटे में 1 घंटे तक ये चलेगी, फिर अगले घंटे में 60 की स्पीड हो जाएगी, ये भी 1 घंटे चलेगी। ये देखो कितनी दूरी आ गई? 40, फिर 60, इसी प्रकार ये 80, फिर कितनी आएगी? 100 आएगी, फिर 120 आएगी, फिर 140 आएगी, इसी प्रकार चलती रहेगी। लेकिन अपने को कितनी दूरी कवर करनी है? 470। 40, 100, 100 और 80, 180, 280 और ये कितना हो गया? 300, 400 हो गया। 400 यहां तक देखो दोस्तों कितना हो गया? 400 किलोमीटर। अब इस देखो यहाँ पे 140 की स्पीड थी, अगर पूरा घंटा चलते मेरे को 70 किलोमीटर चाहिए, 140 किलोमीटर चाहिए होता तो 1 घंटा लग जाता, पूरी 140 दूरी आती, लेकिन मेरे को 70 ही चाहिए। इसका मतलब 140 तो है, ये 1 घंटा लग रहा है 140 किलोमीटर में। अपने को कितना चलना है? 70 ही चलना है, तो आधा घंटा लगेगा। तो यहाँ पे आधा घंटा और लगा, 1 2 3 4 5 और ये आधा घंटा, इसका मतलब 5.5 घंटा आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इसको सोल्व करना है दोस्तों। अब देखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ए बी माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया? बी स्क्वायर। आपको इसका मान निकालना है, इसको इस साइड ले आओ तो ए स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, प्लस का बी स्क्वायर है ही, ये इधर आएगा तो माइनस का ए बी हो गया, बराबर कितना बच गया? 0 हो गया। एक साइड से अपने सारे पद दूसरे साइड ले गए तो उस साइड में तो 0 बच गया एक साइड। अब दोस्तों आपने कई बार इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसका मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब को अपने तोड़ते हैं तो ये फॉर्मूला बनता है। अगर मैं इस पूरे के साथ दोनों साइड में ए प्लस बी और ए, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस का ए बी, यहां भी 0 इंटू ए प्लस बी का मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? बोलो, आप बोलो सर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये देखो यहां भी कर दिया, यहां भी कर दिया, कट जाना है। इसका मतलब इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ये इसके साथ गुणा होकर कितना बना देगा? 0 बना देगा, तो आंसर आ गया 0। और वैसे भी आप इसका फॉर्मूला आपने खोल लिया, ये आएगा। आपने देखा कि इसकी वैल्यू 0 है, तो यहाँ a प्लस बी
इंटू क्या किया, जीरो। इसको जीरो से गुणा करोगे जीरो, इसका मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, जीरो के बराबर आ गई। ठीक है। नेक्स्ट, 2015 और 2016 में हुए सभी 3 राज्यों में गेहूं के कुल उत्पादन का अंतर बताना है। 2015 कहाँ है, ये वाला, और 2016 ये वाला। तो कितना हो गया, 6, 8 और 2 10 हो गया, 6, 11, 12, 19 हो गया, 19.0। 8 ये कितना हो गया, 0, 6, 12, 13 और 20 हो गया। देखो 20 और 19 में अंतर कितना है, 1 टन का आंसर आ गया। नेक्स्ट है, रोहित और राज द्वारा प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के बीच कितना अंतर है। दोस्तों इनका टोटल सेम है, देखो 50, 50, 50, 50, इसमें भी सेम अंक है ना। तो टोटल 1, 2, 3, 4, 200 हो गए। इसके भी 200 में से नंबर आए हैं। तो ये कितना हो गया टोटल, 2, 4, 9, 16, 3, 7, 11, 14 और 1 15 हो गए। इसका 13, 10 और 8 18 हो गया, और ये 7, 8, 11 और 4 15 हो गया। देखो 2 का अंतर है, किस पर है, 200 पर, गुणा में 100 आ जाएगा। प्रतिशत में बताना है ना, 0 कट गया, कितना आ गया, 1% अंतर आ गया। नेक्स्ट, कंपनी सी और कंपनी बी के उत्पादन में अंतर प्रतिशत में मैक्सिमम कहां था। देखो दोस्तों सी और बी, ये रहा, बी और सी ये वाला है, इसमें अंतर देखो कितने का है, 5 का ही है। यहाँ 55 और ये कितना है, 45, 10 का अंतर है यहाँ पे। और यहाँ पर बिल्कुल ही नहीं है, यहाँ पर कितने का है, 50 है, और यहाँ पर कितने का है, 40। तो ये 10 का अंतर है। यहाँ देखो कहां पर है, इस वाले पार्ट में, यहाँ पे कितने हैं दोस्तों, ये 55 है, और ये कितना है, 40 है। तो इनका अंतर कितना आएगा, 15 का। बाकी में देखो इसमें कम था, इसमें 10 था, इसमें कितना होगा, 50, और ये कितना है, 40, तो इसमें तो 10 का ही है। तो सबसे मैक्सिमम यही अंतर है, तो आपका आ जाएगा वर्ष 6। तो ये दोस्तों आपकी क्लास थी। तो आज अपने 1 मार्च का जो भी एग्जाम किया है, आपने किया होगा अच्छे तरीके से, देखा होगा अच्छे सवाल आए हैं इसके अंदर। तो अच्छे तरीके से करना, जो भी चीजें आपको एक्स्ट्रा बताई है मैंने, उनको दोस्तों एक नोटबुक में नोट करते जाया करो, ताकि आप उसका रिवीजन करो। तो अगर दोबारा वो सवाल आए तो आपको आसान लगे और आपको चीजें याद हो, फॉर्मूले हो गए या फिर कोई और चीज होगी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पे क्लिक कर लें। अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो लाइक भी करना। ओके, थैंक यू।